कल की क्लास में हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं का अध्ययन किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय संघ की। भारतीयों द्वारा भारत जैसे बड़े राष्ट्र के लिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना का उद्देश्य हमेशा से ही रहा था, जिससे कि भारत की एकता को सुदृढ़ किया जा सके। भारत एक बहुत विशाल देश है बच्चों, आप जानते हैं यहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ, भाषाएं, अलग अलग धार्मिक परिस्थितियाँ और कई प्रकार की विभिन्नताएं यहाँ विद्यमान है। संघीय शासन प्रणाली स्वाभाविक है। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना से भारत की एकता को सुदृढ़ करने का विचार ऐसा किया जा रहा था। और 1935 के पहले भारतीय जनता और कई राष्ट्रीय नेताओं द्वारा संघ के विचार के प्रति बहुत उत्साह प्रकट किया गया। इसी कारणों से 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघ के निर्माण की एक ऐसी योजना प्रस्तुत की गई जिसे भारतीयों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था या उससे संबंधित जो नौकरशाही थी वो स्वार्थपूर्ण पक्षों को मद्देनजर रखती थी और उन्होंने भारतीयों के संघ की स्थापना के विचार के साथ भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि को ध्यान में रखते हुए बात कही और इसीलिए भारत की जनता के लिए यह अस्वीकार्य था। 1935 के अधिनियम के द्वारा 11 ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और वे देशी रियासतें जो संघ में शामिल होना स्वेच्छा से स्वीकार करें, इन्हें मिलाकर संघ की योजना रखी गई। संघ में शामिल होने की इच्छुक देशी रियासतों को एक प्रवेश प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे, जिसमें उन शक्तियों का उल्लेख था जिन्हें वह रियासत संघ सरकार को सौंपने को तैयार थी, और सम्राट ऐसे प्रपत्रों को अस्वीकार कर सकता था जिसकी शर्तें संघ के अनुरूप न हो। संघ में शामिल होने वाली इकाइयों को अपने आंतरिक क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त थी। केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। केंद्र और इकाइयों के मध्य यदि कोई विवाद उत्पन्न होते हों या विभिन्न इकाइयों में कोई आपस में विवाद उत्पन्न होते हों, तो उनके समाधान के लिए एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। परंतु इस संघ का निर्माण एक शर्त पर आधारित था कि सभी देशी रियासतों की कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतें संघ में शामिल होना स्वीकार कर ले और व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में उनके लिए निर्धारित 104 स्थानों में से कम 52 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो, संघ में सम्मिलित होना स्वीकार कर लें। इस शर्त के पूरा हो जाने तथा सम्राट द्वारा देशी रियासतों के प्रवेश प्रपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों को सम्राट के सामने एक प्रस्ताव द्वारा भारतीय संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने की प्रार्थना की जानी थी। देशी रियासतों के संघ में शामिल होने के लिए सहमत न होने के कारण प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। इस प्रकार प्रस्तावित योजना एक दोषपूर्ण योजना थी, जिसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक प्रगति को रोकना था। तो इस योजना में जो ये प्रस्तावित जो योजना थी संघ के निर्माण की, इस योजना में महत्वपूर्ण रूप से कुछ
दोष थे। तो 1935 के प्रस्तावित संघ में संघ के सभी लक्षण जैसे शक्ति विभाजन, निष्पक्ष न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान जैसी विशेषताएं थी, जैसे लक्षण थे। लेकिन बच्चों, उनमें कुछ ऐसी कमियां थी जिस कारण उसे भारत के किसी भी पक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तो अब ये कमियां यदि हम उनको देखें, बारीकी से देखें कौन कौन सी कमियां थी, तो एक तरह से यह माना गया कि यह एक ऊपर से थोपा गया संघ था। ब्रिटिश प्रांतों के लिए यह अनिवार्य था व देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक। संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों को न तो संविधान निर्माण में कोई शक्ति दी गई और इसके साथ ही उन्हें संशोधन का भी कोई अधिकार नहीं था। इसका मतलब यह भारतीयों की जो भावनाएं थी उसके प्रतिकूल विचार था। इसी तरह से इकाइयों की भी स्थिति समान नहीं थी। ब्रिटिश प्रांत जहां की लोकतंत्रात्मक शासन था, उसका मेल निरंकुश देशी रियासतों के साथ किया गया। संघ की इकाइयों में क्षेत्र व जनसंख्या की दृष्टि से भी अत्यधिक असमानता थी, इसलिए भी यह लागू नहीं हो पाया। भारतीय रियासतों के प्रवेश की यदि बात की जाए तो भारतीय रियासतों का प्रवेश उनके राजाओं के निर्णय पर छोड़ दिया गया और वे क्या शक्तियां संघ को सौंपेंगे यह भी स्पष्ट नहीं था। देशी रियासतों को अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। इनकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 1/4 थी, पर इन्हें 260 में से 104 और 375 में से 125 स्थानों का प्रतिनिधित्व दे दिया गया। इस संघ में ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि तो जनता द्वारा चुने जाने थे, लेकिन रियासतों के प्रतिनिधि नरेशों द्वारा नियुक्त किए जाने थे। यह स्थिति भी असमानता की स्थिति थी। निम्न सदन यानी कि संघीय सभा के लिए परोक्ष रीति से निर्वाचन तय किया गया, जिससे भारतीयों को लोकप्रिय सदन के निर्माण से वंचित कर दिया गया। भारतीयों को कोई सत्ता सौंपी ही नहीं गई। अधिकांश जो शक्तियां थी वह गवर्नर जनरल के नियंत्रण में थी। इसी प्रकार से द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। भारतीयों को संविधान में संशोधन की शक्ति नहीं दी गई। अवशेष शक्तियां केंद्र व इकाइयों में नहीं बल्कि गवर्नर जनरल को सौंपी गई, जबकि संघात्मक शासन में यह शक्ति केंद्र या राज्य के पास होती है। इसलिए यह जो संघ के निर्माण का जो प्रस्ताव था, जो इसके जो मूलभूत जो इसमें बातें कही गई, उसमें विभिन्न प्रकार के दोष थे और इन्हीं दोषों के चलते इसे एक नितांत ही दोषपूर्ण या एक अनोखा संघ इसको माना गया, जो 1939 सितंबर में समाप्त घोषित हो गया। तो बच्चों, जो आपको जो प्रश्न पूछा जाता है वो आप कल जो हमने क्लास में जो 1935 के अधिनियम की विशेषताएं पढ़ी थी और जो हमने उसका मूल्यांकन पढ़ा था, आप उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि 1909 का अधिनियम आपको एक हमने ब्रीफली उसको शॉर्ट में काफ़ी उसको हमने डिस्कस किया था अपनी जब हमने इस टॉपिक्स को बिगनिंग करी थी हमने। और उसके बाद आपके सिलेबस में जो मेंशन है 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, इन दोनों की ही जानकारी आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि संभावित रूप से जो प्रश्न आते हैं वह इनकी विशेषताओं पर आते हैं और प्रश्न आपको
जो है छोटे में भी पूछा जा सकता है, इनकी कोई एक बात उठाकर बहुत शॉर्ट में भी आपको पूछा जा सकता है, और आपको बड़े प्रश्न के रूप में आपको इनकी विशेषताएं या इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये तो बच्चों आपके सेकंड यूनिट के टॉपिक थे, और बाद में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे। हम बच्चों प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को पढ़ेंगे, हम प्रांतीय स्वायत्तता को, और उसके बाद हम 1935 का जो अधिनियम है उसका जो हमारा वर्तमान जो संविधान है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, हम उसका अध्ययन करेंगे।